Hello friends, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture, we are going to learn all about the mass transfer operation, second most important questions and their answers. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को कवर अप करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं। और उसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर किसी एक टॉपिक को कवर नहीं किया गया है, बल्कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकंड के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, एक्सट्रैक्शन हो, एब्जॉर्प्शन हो या फिर क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड हो, उन सारी चीज़ों की थ्योरी यहाँ पे आप सभी को हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कि जब तक आप सभी को ये ना पता चले कि आपके किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिलेबस को अपने अच्छे तरीके से कवर अप नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि लीचिंग जो आपका चैप्टर है, उससे सिर्फ और सिर्फ 12% ही क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं, और उसके बिहाफ पे देखा जाए तो डिस्टिलेशन से 36% तक आता है। तो इन कंपेयर टू लीचिंग हमें क्या करना चाहिए, डिस्टिलेशन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर जो भी है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो ना तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही हिंदी मीडियम। टॉपिक अपना जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन के ऊपर है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑपरेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है दोस्तों, डिस्टिलेशन एक फंडामेंटल यूनिट ऑपरेशन है केमिकल इंजीनियरिंग की। इसमें क्या होता है कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। तो मैं आप सभी को एग्जांपल देना चाहूँगा इसका एक, जैसे CH3 COOH। एसिटिक एसिड है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसी जगह H2O ले लें जो कि नॉर्मल पानी है अपना, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिस्टिलेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो यही कह रहा है कि कोई भी लिक्विड मिक्सचर है, जैसे अपना एसिटिक एसिड और वाटर है, ये एक मिक्सबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इन दोनों लिक्विड मिक्सचर्स को हमें सेपरेट आउट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का 118 है और उसी जगह पे जो वाटर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, जैसे एक सिंपल डिस्टिलेशन मैं आपको बना के समझाना चाहूँ तो कैसा होगा ये देखते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, यहाँ पे लेग सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं इसको। ऊपर एक कंडेंसर दे देते हैं जो कि वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट निकाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने फीड किया जो भी अपना सॉल्यूशन था एसिटिक एसिड और वाटर का, और ये सॉल्यूशन यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टीम प्रोवाइड कर दिए इसकी जैकेट में, जैकेट भी बना ही देते हैं। ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये जैकेट है और जैकेट के अंदर अपना क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब वेसल ये पूरा है अपना, और ये वाले पार्ट अपने जैकेट हैं। जैकेट में स्टीम प्रोवाइड करी गई है, और ये जो अंदर दिख रहा है आपको ये अपना एक सॉल्यूशन है, और अंदर एक एजिटेटर भी लगा देते हैं जो कि इस लिक्विड मिक्सचर को घुमाने में मदद करेगा।
तो सिंपल डिस्टिलेशन एक वेसल है, उसके अंदर क्या है, एजिटेटर है, जैकेट प्रोवाइड करी गई है स्टीम के लिए और एजिटेटर भी है, ऊपर एक कंडेंसर प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे ही अपना लिक्विड मिक्सचर का सॉल्यूशन आया एसिटिक एसिड प्लस वाटर, वो उसमें स्टीम प्रोवाइड करी जाएगी। कुछ समय बाद क्या होगा, जो भी लो बॉइलिंग कंपोनेंट है, लो बॉइलिंग कंपोनेंट कौन सा है, वाटर है, कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। वो क्या होगा, पहले वेपराइज हो जाएगा। लो बॉइलिंग होने के कारण वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ऊपर कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का काम क्या होता है, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसमें सर्कुलेशन चलता रहता है कूलिंग वाटर का, चिल्ड वाटर का, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसा भी आप प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं अपना सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, उसके हिसाब से वहाँ पे यूज़ करा जाता है अपना चिलिंग वाटर, कूलिंग वाटर। मान लीजिए यहाँ पे अभी कूलिंग वाटर चल रहा है, तो कंडेंसर में अपना गया सॉल्यूशन, वहाँ पे वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वाटर हमें नीचे प्रोडक्ट में मिल गया और जो अपना एसिटिक एसिड था वो यहाँ पे मिल गया। तो यही सिंपल डिस्टिलेशन है कि दो कंपोनेंट को ईजिली सेपरेट आउट कर देते हैं हम, किसके आधार पर, उनकी बॉइलिंग पॉइंट के। अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेबल हुआ है, जो क्या है, रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लॉ आपको दे देते हैं एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन ये रहता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स कौन कौन से दे देंगे, रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, कि रॉल्स लॉ क्या होता है, डाल्टन का लॉ क्या होता है। तो रॉल्स के नियम के अनुसार क्या कह रहा है, स्टेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन एन आइडियल लिक्विड मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। रॉल्स लॉ एक वैज्ञानिक नियम है जो बताता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा तरल पदार्थों को मिलाते हैं, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्सचर्स हैं, उनको हमने क्या किया, मिलाया, तो हर एक तरल की भाप बनने की क्षमता, जो भी वेपर प्रेशर है, उस तरल के मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब अब इसको समझते हैं, जैसे दो लिक्विड मिक्सचर कोई भी हो गया, जैसे ए हो गया या फिर बी हो गया, दोनों लिक्विड मिक्सचर हैं अपने, ठीक है। अब इस रॉल्स के नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि जो भी उसका वेपर प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, कि वो कितने मात्रा में प्रेजेंट है। मान लीजिए ये एक वेसल है, अब इस वेसल के अंदर दोनों लिक्विड मिक्सचर अपने प्रेजेंट हैं, ए और प्लस बी। अब रॉल्स का नियम क्या कहता है कि ए या बी में से किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। अगर ए ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो ए का ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, अगर बी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो बी का ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। सिंपल सा है ये फंडामेंटल। रॉल्स लॉ इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। रॉल्स लॉ का नियम ही यही कहता है कि स्टेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर। जितने भी लिक्विड मिक्सचर किसी भी वेसल्स में प्रेजेंट हैं या फिर लिक्विड मिक्सचर मान के चलते हैं वेसल में प्रेजेंट हैं, तो क्या है कि स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in and liquid mixture is directly proportional to its mole fraction in the liquid phase। मतलब लिक्विड फेज के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका जो भी वेपर प्रेशर है, वेपर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है। अगर कोई बंद वेसल है, बंद वेसल में किसी भी लिक्विड मिक्सचर को अगर आप बॉयल करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसके वेपर्स बनने चालू होंगे। तो रॉल्स का नियम यही कहता है कि उसका जो वेपर प्रेशर बन रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा होगी दोस्तों आप सभी को रॉल्स का नियम अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा फंडामेंटल है दोस्तों। रॉल्स का नियम क्या कहता है, किसी भी लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन मतलब कितनी मात्रा में वो उस वेसल के अंदर प्रेजेंट है। अब आते हैं डाल्टन के नियम पर। डाल्टन्स लॉ स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस
तो ये क्या कह रहा है, जो टोटल प्रेशर निकल के आ रहा है किससे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस से, जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं उनका जो टोटल प्रेशर निकल के आ रहा है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। अब फिर से बात करते हैं, जैसे कोई मिक्सचर है, ए है प्लस बी है प्लस सी है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल प्रेशर निकल के आ रहा है, इन तीनों कंपोनेंट का जो टोटल प्रेशर है वो क्या कह रहा है कि एक एक रिएक्टिंग गैसेस का, मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, जैसे एक ए है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, बी है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, सी है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो जो टोटल प्रेशर इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे हम लिख दिया टोटल प्रेशर, ठीक है। तो किसके इक्वल है, ए के पार्शियल प्रेशर के, बी के पार्शियल प्रेशर के और सी के पार्शियल प्रेशर के। जो ए कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है, जो बी कंपोनेंट है या फिर मिक्सचर है उसका जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है, जो सी मिक्सचर है उसका जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है। जब तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि पूरे इंडिविजुअल जो भी सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं उसका प्रेशर आएगा। वही कह रहा है, जब कोई गैसों को एक ही बंद कंटेनर में रखा जाता है और वह आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, जो हर गैस अपने हिस्से का प्रेशर बनाती है जैसे कि वह अकेले हो। डाल्टन का नियम यह कहता है कि इन सभी गैसों के दबाव का योग ही उस कंटेनर का कुल दबाव होता है। मतलब सिंपल सा। अब बात करते हैं एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में। जैसे ये एक वेसल है, ठीक है। अब इस वेसल का किसी ने पूछ लिया कि इसका टोटल प्रेशर कितना होगा। क्या पूछा, टोटल प्रेशर। लेकिन आपको एक चीज़ बता रखी है कि यहाँ पे आपके पास तीन कंपोनेंट हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों ही नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो आप उससे क्या बताओगे कि ए कंपोनेंट का प्लस बी कंपोनेंट का प्लस सी कंपोनेंट का जो भी पार्शियल प्रेशर बन रहा है, पार्शियल मतलब इनका अलग अलग प्रेशर जो भी क्रिएट हो रहा है, इन तीनों प्रेशर का योग मतलब सम करेंगे तो इस वेसल का टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो डाल्टन का नियम भी यही कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नॉन गैसियस मिक्सचर, जो भी अपने नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर प्रेजेंट हैं वेसल के अंदर, उनका जो टोटल प्रेशर करेंगे हम वो इक्वल टू द क्या आएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। आशा होगा दोस्तों आप सभी को डाल्टन का नियम भी समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है, सिंपल भाषा में बात करें तो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू अ वेपर। किसी भी लिक्विड को जो वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब कोई भी लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा ही, तो वो किस टेंडेंसी में कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। अब इंग्लिश में बात कर लें, उसके बाद मैं हिंदी में आपको सभी को समझा दूंगा। वोलेटिलिटी रिफर टू हाउ इजली अ सब्सटेंस टर्न्स इनटू अ वेपर गैस फ्रॉम इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट। वोलेटिलिटी यही है कि कोई भी पदार्थ कितनी जल्दी वेपर और गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट से, उसे क्या बोलेंगे, वोलेटिलिटी बोलेंगे। A substance with high volatility evaporate quickly at room temperature। कोई भी पदार्थ है, अपना सब्सटेंस है, अगर वो क्या होगा हाई वोलेटिलिटी रखता है तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर वेपर प्रेशर होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमारा 100 है
और एसिटिक एसिड का 118 है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो वाटर की टेंडेंसी है या फिर वाटर की वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड वो मोर है। मोर का मतलब क्या हुआ कि एसिटिक एसिड बाद में कन्वर्ट होगा वेपर में और उसी जगह पे वाटर जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वाष्पशीलता का अर्थ किसी पदार्थ का गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। यह दर्शाता है कि कोई तरल या ठोस पदार्थ कितनी आसानी से गैस में परिवर्तित हो सकता है। जिन पदार्थों का वेपर प्रेशर अधिक होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह अधिक वाष्पशीलता होते हैं। मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ और बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो वो क्या होगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी के कहलाएंगे। उदाहरण में ले लें तो एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब क्या होते हैं जल्दी वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप कभी गए होंगे अपने बाइक में पेट्रोल भराने, अपनी स्कूटी में पेट्रोल भराने, तो आप देखे होंगे कि जैसे ही वो पेट्रोल निकालता है तो उस टाइम पे क्या होते हैं वेपर्स कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, पेट्रोल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, वो मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर में ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, एक रूम टेम्परेचर नहीं सराउंडिंग टेम्परेचर में, क्योंकि पेट्रोल पंप तो खुला हुआ रहता है। तो क्या बोलेंगे, सराउंडिंग टेम्परेचर में ही जो अपना पेट्रोल है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। दैट्स इज द फंडामेंटल ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी यही कहती है कि कोई भी पदार्थ कितनी जल्दी वाष्प में मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है। आशा होगा दोस्तों आप सभी को वोलेटिलिटी भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वोलेटिलिटी नहीं समझेंगे तो आगे अभी आपको जब मैं वैक्यूम डिस्टिलेशन बताऊंगा या फिर स्टीम डिस्टिलेशन बताऊंगा तो वहाँ पे आप सभी को प्रॉब्लम क्रिएट होंगी कि ये अब मैं उस टाइम पे फिर बॉइलिंग पॉइंट बोलना छोड़ दूंगा, वोलेटिलिटी ही बोलूँगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ अपोजिट हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, और वोलेटिलिटी क्या होती है, हाई होती है, तभी भाप जल्दी बनेगा। जैसे आप किसी भी सब्सटेंस को अगर रेफरेंस में लेते हैं तो क्या बोलेंगे, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन क्या बोलेंगे उस जगह पे वोलेटिलिटी हाई होती है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी में डिफरेंस है बेसिक का। अब रिलेटिव वोलेटिलिटी समझते हैं। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। क्या बताता है, ये रेशियो बताता है, अनुपात बताता है किसका, दो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का। जैसे कोई कंपोनेंट ए है उसको डिवाइड कर दिए 20 है, तो इन दोनों का रेशियो बताता है, वेपर प्रेशर का रेशियो, विच रिफ्लेक्ट देयर टेंडेंसी टू वेपराइज रिलेटिव टू ईच अदर। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ देयर के फैक्टर इन आइडियल मिक्सचर। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का अर्थ क्या हुआ कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज़ सेम हिंदी में भी लिखी गई है। ये दर्शाता है मिश्रण में एक घटक दूसरे की तुलना में कितनी आसानी से वाष्प में बदलेगा। अब आते हैं डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, जिसे हम सिंपल डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। डिस्टिलेशन इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑपरेशन। क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन है। जी हाँ दोस्तों, यूनिट ऑपरेशन से याद आया मुझे, अगर आप सभी यहाँ तक लेक्चर में बने रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको ये ज़रूर बताइएगा यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अगर आप सभी ये बताते हैं, क्योंकि आप केमिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं और ये आपका लास्ट ईयर है, और आप सभी को बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। और अगर आप ये बताते हैं तो मुझको पता भी चलेगा कि आप लोग कहाँ तक मेरे लेक्चर में बने रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे लेक्चर के अंदर, क्यों आपको देखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी की लैंग्वेज में दिक्कत है या इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत है, आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो डिफरेंशियल और सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो एक फंडामेंटल यूनिट ऑपरेशन है केमिकल इंजीनियरिंग में, यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो सिंपल सा, जैसे मैंने अभी आपको सिंपल डिस्टिलेशन बताया था वो वही है कि यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर है, आगे आपको कंडेंसर मिलता है। कंडेंसर में क्या हो रहा है कि वाटर का सर्कुलेशन चलता रहता है और जो भी वेपर हैं अपने कन्वर्ट होकर डिस्टिलेट में निकल के आ रहे हैं।
डिस्टिलेट मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ हमने डिस्टिल करी, डिस्टिल मतलब वेपर से उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करी, उसे हम डिस्टिलेट बोलते हैं। मैककेप-थेलिल मेथड, जी हाँ दोस्तों, मैककेप-थेलिल मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। तो मैककेप-थेलिल मेथड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। थेलिल मेथड इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक इन केमिकल इंजीनियरिंग यूज्ड टू डिजाइन डिस्टिलेशन कॉलम फॉर सेपरेटिंग बाइनरी मिक्सचर बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम स्टेजेस रिक्वायर। जी हाँ दोस्तों, थेलिल मेथड क्या है कि एक ग्राफिकल टेक्निक है, किसके अंदर है, केमिकल इंजीनियरिंग में, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, अपने बाइनरी मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए जो भी थ्योरेटिकल प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम मैककेप-थेलिल मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन कॉलम या फ्रैक्शनल या फिर स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, सब में क्या होता है कि प्लेट लगी होती हैं, तो ट्रे लगी होती हैं। वो कितने ट्रे की रिक्वायरमेंट है किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, वो कौन बताता है हमें, मैककेप-थेलिल मेथड बताता है। इट इन्वॉल्व प्लॉटिंग अ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व। ये क्या करता है कि वेपर और लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम कर्व प्लॉट करता है, एंड ऑपरेटिंग लाइन ऑन एन एक्स वाई डायग्राम टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेजेस नीडेड टू अचीव अ डिजायर्ड सेपरेशन। और क्या करता है, ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करता है, एक्स वाई डायग्राम बनाता है, किस लिए बनाता है कि कितनी स्टेजेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें सेपरेशन करने के लिए। तो उसका जो भी डायग्राम है, एक्स वाई डायग्राम है, या फिर आप बोल सकते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम है, वो यही आप सभी के जो स्क्रीन में दिख रहा है वो यही है। तो मैककेप-थेलिल मेथड इतना ही है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक लेक्चर अलग से बना दूंगा, क्योंकि मैककेप-थेलिल मेथड में प्लॉट कैसे करते हैं उसके ग्राफ को, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ये एक वन शॉट लेक्चर है जिसमें मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर अभी मैं मैककेप-थेलिल मेथड का प्लॉट ग्राफ करने बैठूंगा तो मोर देन 20 to 25 मिनट्स उसमें कंजप्शन हो जाएंगे, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आप सभी के लिए उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ लिया, तो सिंपल डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या अंतर है और वैक्यूम डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिंपल डिस्टिलेशन से हमारा काम हो रहा था तो वैक्यूम डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड मिक्सचर बाय लोअरिंग द प्रेशर inside the distillation column, which allow component to boil at lower temperature than they normally would। मतलब क्या है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसमें लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पे प्रेशर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। प्रेशर कैसे कम करते हैं, अब वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने का हमारे पास 2-3 तरीका है। जैसे आप वैक्यूम पंप भी ला सकते हैं, जिसे वैक्यूम रिंग, वाटर रिंग पंप भी बोलते हैं, वो भी होता है, या फिर इजेक्टर बूस्टर के थ्रू भी हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इजेक्टर क्या होता है उसमें भी आप सभी को अगर वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा कि इजेक्टर के थ्रू कैसे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, या फिर वाटर रिंग वैक्यूम पंप के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसको बता दूंगा। तो क्या करते हैं, उसके थ्रू हम वैक्यूम बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी डिस्टिलेशन कॉलम होता है वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, वैक्यूम मिलाते हैं। वैक्यूम मिलाने के बाद क्या करते हैं कि उसका जो भी प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, उसको निगेटिव मिलाना चालू करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम। अब वैक्यूम के थ्रू हम उसको निगेटिव मिलाएंगे। जब भी कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड मिक्सचर वैक्यूम में आता है तो क्या होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रहता तो उतना ही है, लेकिन उसमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत कम पड़ती है। अब क्या हुआ कि जैसे वैक्यूम में लाएंगे तो वो पदार्थ जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन का उपयोग इसीलिए करते हैं। सब सब्सटेंस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट का सब्सटेंस है, अब उसमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, अब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज भी हो सकता है। अगर वो लिक्विड मिक्सचर में ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा वो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर पाके। तो क्या करते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं। जैसे वैक्यूम लगाएंगे तो क्या होगा, वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसको कम टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा और अपनी डिकम्पोजिशन भी बच जाती है पदार्थ की। ठीक है, हीटिंग दम टू सच हाई टेम्परेचर कैन कॉज डिकम्पोजिशन और लॉस ऑफ क्वालिटी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे, जैसे उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो डिकम्पोज हो सकता है, उसकी क्वालिटी में इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है पॉलीमराइजेशन हो जाए, अगर अपना सॉल्वेंट या सॉल्यूशन उस टाइप का है कि हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो उसमें पॉलीमर्स बनने चालू हो जाएंगे। बाय रिड्यूसिंग प्रेशर वी कैन बॉयल दम सेफली एट लो टेम्परेचर। मतलब क्या बता रहा है कि अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसको लोअर टेम्परेचर भी हम उसको बॉयल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की। इज़ अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग स्टीम इनसाइड ऑफ डायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट करने की जगह पे हम क्या करते हैं, स्टीम का उपयोग कर लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, स्टीम इज पास थ्रू द मिक्सचर कंटेनिंग वोलेटाइल कंपाउंड्स। द स्टीम लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट बाय क्रिएटिंग को डिस्टिलेशन इफेक्ट। को डिस्टिलेशन इफेक्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस वेपोराइज विद द स्टीम एंड आर देन कंडेंस एंड कलेक्टेड। जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि आगे चल के मैं जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उसका उपयोग कम करूँगा, वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करूँगा। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे, जिसके लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस होते हैं वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे पहले स्टीम के हेल्प से, उसके बाद उसे कंडेंस करके हम कलेक्ट कर लेंगे। आइडियल फॉर सेपरेटिंग एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अगर हमको रिकवर करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। प्रिवेंट्स क्या करता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव मटेरियल। मतलब किसी भी सेंसिटिव मटेरियल का थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होने देता है। अब बात कर लेते हैं रिफ्लक्स रेशियो, टोटल रिफ्लक्स रेशियो, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो और ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लक्स रेशियो की। द रेशियो ऑफ द लिक्विड रिटर्न टू द डिस्टिलेशन कॉलम टू द लिक्विड प्रोडक्ट विड्रॉ। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ से कंडेंसर लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ, दो चीज़ निकलेंगे, एक तो आपका एल जाएगा और एक तो आपका डी जाएगा। एल क्या हो गया, इधर हो गया, डी क्या हो गया, ये हो गया। तो आर इक्वल टू, जब एल बाई डी होता है, एल बाई डी क्या हो गया आपका, रिफ्लक्स बाई डिस्टिलेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स रेशियो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा रिफ्लक्स रेशियो होता क्या है। रिफ्लक्स रेशियो ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, रिफ्लक्स हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, कॉलम की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी की, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम रिफ्लक्स देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट या फिर स्टेजेस को कम लगाने के लिए भी रिफ्लक्स दिया जाता है। रिफ्लक्स क्या होता है, जो भी अपना डिस्टिलेट निकल के आ रहा है या फिर प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, उसको दोबारा से थोड़ा सा कम, मतलब जितनी क्वांटिटी में निकल के आ रहा है वो अपना कंट्रोल वॉल्व से सेट कर दिया जाता है। उसके हाफ या फिर 25% या फिर 20% उसको दोबारा से कॉलम में भेजा जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। दैट्स इट। फॉर्मूले की बात करें तो रिफ्लेक्स अपॉन डिस्टिलेट, पर्पस क्या होता है, कंट्रोल द सेपरेशन एफिशिएंसी इन द कॉलम। हाई आरआर मीन्स बेटर सेपरेशन बट मोर एनर्जी यूज। ठीक है। टोटल रिफ्लक्स की बात करें, आ कंडीशन वेयर ऑल कंडेंस वेपर इज रिटर्न टू द कॉलम एंड नो डिस्टिलेट इज विड्रॉ। मतलब क्या हुआ कि अब जो भी हमारा डिस्टिलेशन कॉलम से निकल रहा था, यहाँ लगा है कंडेंसर, ठीक है, यहाँ जो डिस्टिलेट निकल रहा था यहाँ एल निकल रहा था, ठीक है। अब जो डी है वो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब डिस्टिलेट हम कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं, पूरा क्या कर रहे हैं, रिफ्लक्स में ये डाल दे रहे हैं। पूरा यहाँ से फीड किया,
हीट के बाद यहाँ पे आया मटेरियल, वेपर बना, कंडेंसर में गया, कंडेंस हुआ, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में गया, लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद वो डिस्टिलेट कुछ निकल ही नहीं रहा है, पूरा पूरा क्या निकल रहा है, रिफ्लक्स ही दे रहे हैं हम, पूरा पूरा कॉलम में दोबारा से उसका सर्कुलेशन चला रहे हैं। तो क्या हो गया, टोटल रिफ्लक्स रेशियो, जहाँ पे D = 0 हो जाता है। यूज ड्यूरिंग स्टार्टअप और फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस यूजिंग द मैककेप-थलील मेथड। ठीक है, जब हम किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम को स्टार्ट करते हैं या फिर कितनी थ्योरेटिकल स्टेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, उस जगह पे हम क्या करते हैं, पूरा रिफ्लक्स रेशियो देते हैं, टोटल रिफ्लक्स रेशियो। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, द लोएस्ट पॉसिबल रिफ्लक्स रेशियो एट विच डिजायर्ड सेपरेशन कैन स्टिल बी अचीव, जहाँ पे हम बहुत ही कम मात्रा में रिफ्लक्स दे रहे हैं। ठीक है, उस जगह पे हम क्या कहते हैं, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। रिक्वायर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस, नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑपरेशन बट यूजफुल फॉर डिज़ाइन कैलकुलेशन। मतलब डिज़ाइन करते समय हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम इतना रिफ्लक्स रेशियो दिए, मतलब एकदम मिनिमम क्वांटिटी में, तो क्या होगा कि हमारा डिज़ायर्ड सेपरेशन, जो भी हमको सेपरेशन करना था, अगर वो इतने रिफ्लक्स में अचीव हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं उस टाइम पे, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। अब ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो ही सबसे बेस्ट रिफ्लक्स रेशियो माना जाता है। अब बैलेंस रिफ्लक्स रेशियो दैट गिव्स अ गुड ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी कंजप्शन एंड नंबर ऑफ स्टेजेस, टिपिकली 1.21 to 1.5 टाइम्स मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। मतलब मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से 1.2 या फिर 1.5 ज़्यादा होता है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। गोल क्या होता है, मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट को और कैपिटल और ऑपरेटिंग को, जो भी ऑपरेटिंग का कॉस्ट आ रहा है उसको मिनिमाइज करता है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की बात करें, अगर अब हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की बात करें तो क्या होता है, इज अ मेथड वेयर हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इज एडेड टू अ मिक्सचर चेंज देयर रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट मेकिंग सेपरेशन ईजियर। अब एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं हम कि हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, किस लिए, जो भी लिक्विड मिक्सचर हैं उनकी वॉलेटिलिटी को चेंज करने के लिए। अब चेंज क्यों कर रहे हैं, सेपरेशन को इजी करने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की डिफिनेशन से 3 चीज़ समझ में आया। 3 चीज़ कौन कौन सी, सबसे पहली चीज़ है हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट को ऐड किया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी को चेंज करी जा रही है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी किसकी चेंज हो रही है, जो भी लिक्विड मिक्सचर को हमको सेपरेट आउट करना है। अब किस लिए हम उसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी को चेंज कर रहे हैं, सेपरेशन को ईजी करने के लिए। हाउ इट वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है, द सॉल्वेंट डज नॉट फॉर्म एन एजियोट्रॉप, सॉल्वेंट कोई भी एजियोट्रॉप नहीं बनाता है। एजियोट्रॉप क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम, इसके बाद एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बताऊंगा मैं, तो उसमें कवर कर दूंगा एजियोट्रॉप क्या होता है। बट हेल्प्स वन कंपोनेंट बिकम मोर वोलेटाइल देन द अदर, जैसे 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, अब वो 2 कंपोनेंट क्या हैं कि आपस में अच्छे से घुलनशील हैं, जो कि सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं सेपरेट आउट हो पा रहे हैं। तो इसमें हम एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट डाल देंगे। वो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ तो वो एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा। अब एजियोट्रॉप नहीं बना रहा है तो क्या करेगा, किसी एक कंपोनेंट को मोर वोलेटाइल बना देगा। मतलब क्या हुआ, अब उन दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को मोर वोलेटाइल बनाएगा। मोर वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देगा, कम कर देगा। अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। अगर 2 कंपोनेंट हैं आपस में, किसी 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम कर दोगे तो क्या करोगे तुम, वो कंपोनेंट इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा, जैसे कि मैंने सिंपल डिस्टिलेशन में बताया था। अब वो 2 कंपोनेंट सिंपली मतलब ईजिली सेपरेट आउट हो गया दोनों में से एक, तो क्या बचे अपने, सॉल्वेंट बचा और कोई तीसरा कंपोनेंट बचा। ठीक है, अब सॉल्वेंट और तीसरे कंपोनेंट को हम सिंपल डिस्टिलेशन के उपयोग से दोबारा से सेपरेट आउट कर पाएंगे। तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में यही होता है, 2 कंपोनेंट रहते हैं जो कि क्या होते हैं, आपस में बहुत ही अच्छे से घुलनशील होते हैं। आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 लिक्विड मिक्सचर हैं
जो कि आपस में बहुत ही अच्छे से घुलनशील हैं, उनको सेपरेट आउट करना सिंपल डिस्टिलेशन से पॉसिबल नहीं होता है। उस जगह पे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि एक हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट ऐड करते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट क्या करेगा उसमें कि रिलेटिव वोलेटिलिटी का किन्हीं दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की रिलेटिव वोलेटिलिटी हाई कर देगा, जिससे क्या होगा, सेपरेशन ईजी हो जाएगी। दैट्स इट। एग्जाम्पल की बात करें तो टोलिन एंड आइसो ऑक्टेन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिनाइल एज अ सॉल्वेंट। अब टोलिन और आइसो ऑक्टेन है उसको हम सेपरेट आउट कर रहे हैं किसकी मदद से, सॉल्वेंट की मदद से, जो कि क्या है, एक फिनाइल सॉल्वेंट है। यह टेक्निक पेट्रोकेमिकल उद्योग और जटिल मिश्रणों की शुद्धता में बहुत उपयोगी होती है। तो आशा होती है दोस्तों आप सभी को एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, उसमें कमेंट करिए, मैं आप सभी को दोबारा से बताऊंगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। अब आता है एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन। अब एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन को समझते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है यूज टू ब्रेक एजियोट्रॉप बाय एडिंग अ थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड एज अ एंट्रेनर। अब एंट्रेनर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दिस एंट्रेनर फॉर्म अ न्यू एजियोट्रॉप विथ वन ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट अलोंग सेपरेशन। एजियोट्रॉप क्या होता है, कोई ऐसे दो कंपोनेंट जिनकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो। लगभग मतलब किसी की 112 हो गई तो दूसरे की क्या हो गई, 115 हो गई, 116 हो गई। ऐसे में जब कोई मिक्सचर बनते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर बोलते हैं। अब एजियोट्रॉप मिक्सचर में जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करता है, उसको समझते हैं। उसमें सबसे पहले एक थर्ड कंपोनेंट डालते हैं जो कि क्या होता है, एंट्रेनर होता है। एंट्रेनर क्या करता है, जो पहले से दो कंपोनेंट आपस में मिले थे उनमें से किसी एक के साथ एजियोट्रॉप बनाता है। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक के साथ एजियोट्रॉप बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई ए कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट था, इन दोनों की दोस्ती थी, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। अब इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने सी कंपोनेंट लाया। अब सी कंपोनेंट क्या किया, ए कंपोनेंट से दोस्ती कर लिया। यहाँ क्या हुआ, ए कंपोनेंट से दोस्ती कर लिया, इसने क्या किया, एजियोट्रॉप बना दिया। अब क्या हुआ, सी कंपोनेंट जो है अपना, मतलब बी कंपोनेंट है, वो क्या हो गया, अकेला हो गया। अब जब बी कंपोनेंट अकेला हो गया तो सी प्लस ए बचे। अब सी प्लस ए बचे, ये दोनों को ही तो सेपरेट आउट करना था, ए प्लस बी को हमको सेपरेट आउट करना था, तो सी प्लस ए बचे। बी पहले सेपरेट आउट हो जाएगा और सी प्लस ए को दोबारा हम किसी डिस्टिलेशन कॉलम का यूज़ करके सी प्लस ए को अलग कर लेंगे। दैट्स इज एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन, सिंपल सा। A third component entrainer is added. This form a new azeotrope that is more volatile and can be separated. The remaining component is left behind or separated in another step. मतलब क्या हुआ कि किन्हीं एक में से अच्छा बॉन्ड बना लिया वो, अब उसको क्या करें, हम पहले सेपरेट आउट कर लिए। अब जैसे बी वाला अकेला बचा, अकेले वाले को बाद में हम सेपरेट आउट कर लेंगे। अब यहाँ बता क्या रहा है, एथेनॉल वाटर एजियोट्रॉप, ठीक है, 95.6% कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। एडिंग बेंजेन और साइक्लोहेक्सेन फॉर्म अ न्यू एजियोट्रॉप विथ वाटर। अब क्या हुआ, वाटर के साथ ये दोनों मिल जाते हैं, बेंजेन या फिर साइक्लोहेक्सेन वाटर के साथ मिल जाते हैं। पहले सॉल्यूशन था हमारे पास एथेनॉल और वाटर का, जो कि एजियोट्रॉप थे, ठीक है। अब एजियोट्रॉप कैसे हो गए, 95.6% एथेनॉल था और वाटर था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में अच्छे से घुल गए। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम बेंजेन डाल लिए, मान लो बेंजेन डाल लिया। बेंजेन क्या हुआ, वाटर के साथ में एक एजियोट्रॉप बना लिया। अब बेंजेन और वाटर को अलग कर लिए और जो प्योर एथेनॉल बना उसे हम कलेक्ट कर लिए। अब बेंजेन और वाटर को हम दोबारा किसी सिंपल डिस्टिलेशन का उपयोग करके दोनों को अलग कर लेंगे। बस सिंपल सा है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एजियोट्रॉप एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है कि एजियोट्रॉपिक और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या अंतर होता है। थर्ड कंपोनेंट रोल की बात करें
तो एजियोट्रॉपिक में क्या होता है, एक नया एजियोट्रॉप बनाता है। और एक्सट्रैक्टिव में बात करें तो जो थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं वो क्या करता है, अल्टर्स रिलेटिव वोलेटिलिटी, मतलब रिलेटिव वोलेटिलिटी को क्या करता है, वो कम कर देता है। टाइप ऑफ थर्ड कंपोनेंट, अब किस टाइप का होता है, एजियोट्रॉप में बात करेंगे तो वो एंट्रेनर होता है, अगर एक्सट्रैक्टिव में बात करेंगे तो वो सॉल्वेंट होता है। एजियोट्रॉप फॉर्मेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में एजियोट्रॉप बनता है, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में एजियोट्रॉप नहीं बनता है। सेपरेशन की बात करें, फेज सेपरेशन वाया एजियोट्रॉप, फेज का सेपरेशन करते हैं किसके थ्रू, एजियोट्रॉप के थ्रू। और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में बात करें तो वोलेटिलिटी चेंज करते हैं किसके थ्रू, सॉल्वेंट के थ्रू। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, इंडस्ट्रियल में बात करें तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज़ हम अल्कोहल प्यूरिफिकेशन में करते हैं, और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का हम पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग में करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लोडिंग एंड फोमिंग। फ्लोडिंग एंड फोमिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इनकरेक्टेड इन डिस्टिलेशन कॉलम, इनकाउंटर्ड इन डिस्टिलेशन कॉलम, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स डिस्टिलेशन कॉलम में आते हैं। तो फ्लोडिंग आती है, फोमिंग आती है, चैनलिंग आती है, वीपिंग आती है, एंट्रेनमेंट आता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। फ्लोडिंग किस कंडीशन में आती है, जब वेपर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। जब वेपर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या उसके इफ़ेक्ट आएंगे, लिक्विड का एक्यूमुलेशन होगा, प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज़ हो जाएगा, सेपरेशन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब वेपर का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा कॉलम ट्रेस के अंदर और पैकिंग के अंदर, तब क्या होगा, फ्लोडिंग आएगी। हिंदी में भी वही चीज़ लिखी गई है, जब भाप का प्रवाह बहुत अधिक हो जाए तो या ट्रे या पैकिंग से तरल के नीचे की ओर बहाव को रोक देता है। ठीक है, इससे कॉलम में तरल जमा हो जाता है, दबाव में वृद्धि हो जाती है। वही सब चीज़ें हिंदी में भी लिखी गई है। अत्यधिक वाष्प प्रवाह दर या ट्रे डिज़ाइन में खामी, इसके कारण क्या होते हैं, एक्सेसिव वेपर रेट हो जाता है, वेपर का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर जो ट्रे की डिज़ाइन थी वो गलत तरीके से हुई होगी, तो फ्लोडिंग की कंडीशन आएगी। अब फोमिंग की बात कर लें तो जब स्टेबल बबल्स बनने लगते हैं, किसके वजह से, जब लिक्विड और वेपर आपस में कांटेक्ट में आते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, बबल फॉर्म होता है। अगर ज़्यादा बबल फॉर्म हो गए और स्टेबल बबल फॉर्म हो गए तो क्या होगा, फोमिंग की कंडीशन आएगी। उसके भी कारण और इफ़ेक्ट लिखे गए हैं। वेपिंग की बात करें या फिर उसे हम डंपिंग भी बोलते हैं, क्या होता है, जब लिक्विड लीक करने लगता है, कहाँ से, जो भी ट्रेस लगे हुए हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, वहाँ से जब हमारी लिक्विड होते हैं वो लीक करना चालू कर देंगे, तब क्या आएगा, वेपिंग की कंडीशन आएगी। इंट्रेनमेंट की बात करें, इंट्रेनमेंट कब ऑकर होगा, जब लिक्विड ड्रॉपलेट कैरी करने लगेंगे, किसके साथ में, वेपर के साथ में, ट्रे के ऊपर जाने लगेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारी कंडीशन इंट्रेनमेंट की है। और इसमें क्या होता है, वेपर की वेलोसिटी हाई हो जाती है और ट्रे की डिज़ाइन में खामियां होती हैं। ये भी क्या करेगा, कंटामिनेशन लाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस कर देगा। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट अ यूजफुल सब्सटेंस। एक्सट्रैक्शन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए करते हैं, फ्रॉम एन मिक्सचर यूजिंग अ लिक्विड दैट कैन डिजॉल्व इट। ऐसे मिक्सचर का यूज़ करके जो लिक्विड डिसॉल्व हो जाए उसमें। ठीक है, और एक डिफिनेशन दी गई है, ये भी बता देता हूँ। एक्सट्रैक्शन इज अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू आइसोलेट अ डिजायर्ड सॉल्यूट फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब डिजायर्ड सॉल्यूट को निकालना है, किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में से डिजायर्ड सॉल्यूट का एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकालना ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। इन लिक्विड एक्सट्रैक्शन टू मिक्सबल लिक्विड यूजली वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज्ड। अगर लिक्विड एक्सट्रैक्शन है तो दो इमिसिबल लिक्विड जैसे कौन कौन से हैं, वाटर या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इट सेल्फ बिटवीन टू लेयर बेस्ड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब ये सॉल्यूट क्या करते हैं,
एक खुद ही लेयर बना देते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी के आधार पर। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होने के बाद दो फेसेस बनते हैं, एक बनता है रिच फेस, एक बनता है लीन फेस। ठीक है, रिच फेस क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे मैं आप सभी को समझा दूं, अगर समझ में नहीं आया है तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ एक्सट्रैक्शन क्या होती है। एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सोल्यूट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी लिक्विड मिक्सचर में से डिज़ायर्ड सोल्यूट को। डिज़ायर्ड मतलब उपयोगी, जो काम की सोल्यूट है, जो हमारे काम का सोल्यूट है, उसको निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहते हैं। किसी भी लिक्विड मिक्सचर से डिज़ायर्ड सोल्यूट को निकालना ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सट्रैक्शन होने के बाद दो फॉर्मेशन होता है, एक होता है रिच फेस, एक होता है लीन फेस। रिच फेस में क्या होता है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है उसको बोलते हैं रिच फेस। लीन फेस जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, जहाँ पे क्या होता है रेफिनेट होता है या फिर एक्वस लेयर होता है, उसे हम बोलते हैं लीन फेस। अब बात कर लें कि जब भी हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं तो एक सॉल्वेंट का एडिशन करना पड़ता है। तो सॉल्वेंट हमारा किस क्वालिटी का होना चाहिए, वो हाई सेलेक्टिव फॉर द सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के लिए सेलेक्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए, मतलब सोल्यूट को वो एक्सट्रैक्ट कर पाए ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। बी मिसबल विद द फीड फेस, फीड फेस के साथ इमिसिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि जिस फीड में से हमको सोल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट हमने डाला, सॉल्वेंट उसी फीड के साथ में वो भी घुल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो इमिसिबल हो, मतलब उस सॉल्यूशन के साथ में हमारा जो भी सॉल्वेंट है वो घुले ना। बी केमिकली स्टेबल एंड नॉट टॉक्सिक, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब हमने उस सॉल्वेंट का यूज़ किया और उसमें टॉक्सिक फैल गया, मतलब उसमें जहरीला पदार्थ फैल गया, ऐसा भी ना हो हमारा। बी ईजियर टू रिकवर एंड रिसाइकल, मतलब अब हमने निकाल तो लिया सॉल्यूट को, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हैं। अब सॉल्यूट को जब हमने निकाला अपने डिज़ायर्ड सॉल्यूट को, तो किसी काम से निकाला होगा, अब उस सॉल्यूट में से सॉल्वेंट को भी अलग करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमारे सॉल्यूट से भी वो अलग हो सके, रिसाइकल कर सके। अब बात करें तो एक्सट्रैक्शन में दो तीन इक्विपमेंट आते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं मिक्सर सेटलर की। तो मिक्सर सेटलर क्या है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, सेपरेट करते हैं सॉल्यूट को बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब दो विलय में से उसको सॉल्यूट को अलग करने के लिए हम मिक्सर सेटलर का उपयोग करते हैं। तो ये डायग्राम है, इसमें इनलेट फेस एंट्री दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लाइटर फेस इनलेट दिख रहा है, नीचे है, ये देखिए मैं बना देता हूँ, ये लाइटर फेस इनलेट है, ये हैवी फेस इनलेट है, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है मिक्सिंग होता है, किसके थ्रू होता है, एजिटेटर लगा हुआ है, मिक्सिंग होगी बढ़िया। अब क्या है, मोटर है, इम्पेलर है, इमल्सन फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या करते हैं सेकंड फेस में, क्या है पहला फेस क्या है, इनलेट फेस एंट्री, इनलेट हमने यहाँ से करा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे फेस में क्या करते हैं, सेटलिंग चैम्बर है। सेटलिंग चैम्बर में क्या है, बैफल लगे हुए हैं। बैफल मतलब क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बैफल्स, ठीक है। ये जो भी हैं बैफल्स हैं। बैफल्स यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फिर रेट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। ड्रॉपलेट्स को बड़ा बनाकर सेपरेशन आसान करते हैं बैफल्स, ठीक है। इंटरफेस व बाउंड्री लेयर जहाँ दोनों फेस मिलते हैं, ठीक है। इंटरफेस एक बन रहा होगा, ये देखिए ये इंटरफेस है जहाँ पे दोनों बाउंड्री लेयर एक साथ मिल रही हैं। अब कौन कौन सी दोनों लेयर मिल रही हैं अपनी, लाइटर फेस की और हैवी फेस की। अब ग्रेविटी सेपरेशन, भारी फेस नीचे सेटल होता है, हल्का क्या होता है ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, भारी फेस नीचे आ गया, हैवी फेस क्या हुआ नीचे आ गया, और लाइटर फेस क्या हुआ ऊपर चला गया। आउटलेट में ऊपर की परत को बाहर निकाल लेते हैं, जो भी अपना क्या था
ऊपर वाली परत थी उसको बाहर निकाल लिया और जो हैवी था उसको नीचे से निकाल लेते हैं। दैट्स इट। मिक्सर सेटलर ऐसे ही काम करता है। इसमें सॉल्वेंट डाले और उसके बाद क्या हुआ, मिक्सिंग करें। मिक्सिंग करने के बाद दोनों लेयर फॉर्मेशन हुई। दोनों लेयर में कौन कौन से लेयर फॉर्मेट हुए, अपना एक लेयर बना लाइटर फेस का, एक बना हैवियर फेस का। लाइटर और हैवियर फेस में जो लाइटर फेस का था उसको ऊपर से निकाल लिया और जो हैवी फेस का था उसको नीचे से निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं स्प्रे टावर की। स्प्रे टावर एक्सट्रैक्शन क्या होता है? ये एक वर्टिकल कॉलम होता है जिसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग लिक्विड एक्सट्रैक्शन में। वेयर वन लिक्विड इज स्प्रेड इनटू अनदर इमिसिबल लिक्विड टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। दिस ड्रॉपलेट्स अलाउ टू सोल्यूट ट्रांसफर बिटवीन फेसेस। क्या करते हैं इसमें, हम एक लिक्विड को स्प्रे करते हैं, मतलब कोई अनदर लिक्विड है, अनदर लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, उसको स्प्रे करते हैं किसमें, इमिसिबल लिक्विड में। किस लिए स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। अब ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म करता है, ड्रॉपलेट्स इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि वो सोल्यूट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक फेज से दूसरी फेज में। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कॉलम सेल होता है। कॉलम सेल आपको देखने को मिल रहा होगा। कॉलम सेल क्या होता है, कॉलम सेल ये हो गया बाहर का पार्ट, ठीक है। लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर भी लगी है, पैकिंग मटेरियल है, इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स हैं। प्रोसेस एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में ही बताई गई है। यह आमतौर पर एक्वस फेस होता है जो नीचे की ओर बहता है, ठीक है, हैवी लिक्विड, ठीक है। हैवी लिक्विड को ऊपर से डाले, क्या करता है, वो नीचे की ओर बहता है, और लाइट लिक्विड ऊपर की ओर बहता है। स्प्रे नोजल हल्का तरल जो कि क्या करता है, रूप में ऊपर से गिरता है, भारी तरल के संपर्क करता है, ठीक है। मतलब हैवी लिक्विड के संपर्क में वो स्प्रे जो हम कर रहे हैं सॉल्वेंट वो आता है, ठीक है। ड्रॉपलेट जोन जहाँ बिंदु भारी तरल में फैलती है और विलय स्थानांतरण होता है। विलय मतलब सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है। ड्रॉपलेट जोन क्या है, जहाँ पे अपना क्या है कि ड्रॉपलेट क्या होगी, अच्छी तरीके से फैलती है, और क्या होगा, जहाँ पे सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा उसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट जोन। अब आगे क्या है, इंटरफेस बन रहा है। इंटरफेस या वह सीमा होती है जहाँ दोनों फेस अलग होते हैं, हल्का ऊपर और भारी नीचे जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड आउट कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, अमीर सॉल्वेंट होता है, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होगा। लिक्विड में क्या होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसमें विलय एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जिससे विलय एक्सट्रैक्ट हो चुका है। विलय मतलब सोल्यूट उससे निकल चुका है। हैवी लिक्विड आउट होगा, यहाँ वह फेस होता है जिसमें विलय मतलब क्या हो गया, सोल्यूट की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो अपना स्प्रे टावर का यही है। एक बार मैं आप सभी को समझा देता हूँ। यहाँ से हैवी लिक्विड इन हुआ, यहाँ से हमने सॉल्वेंट डाला, उसके बाद हैवी लिक्विड नीचे की तरफ आया, लाइट लिक्विड ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस बने, इंटरफेस से हमने सॉल्यूट को निकाल लिया। अब हैवी फेस क्या होगा, नीचे से आउट होगा, लाइट फेस ऊपर से आउट होगा। हैवी फेस में क्या होता है कि अपना जो विलय की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। हैवी फेस में सोल्यूट कम होता है, और जो लाइट फेस होता है उसमें सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में से हम क्या करते हैं, सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो इंटरफेस बन रहा है वहीं से हम सोल्यूट निकाल लेते हैं। अब जैसे स्प्रे टावर है वैसे ही पैक टावर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें पैकिंग लगी होती है अंदर। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। पैक टावर इज अ वर्टिकल कॉलम फिल्ड विद पैकिंग मटेरियल टू इनहेंस कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फॉर इफिशिएंट सोल्यूट ट्रांसफ़र। क्या करता है कि इसमें पैकिंग मटेरियल लगाए रहते हैं जो कि क्या करता है कि इमिसिबल लिक्विड में सोल्यूट के ट्रांसफ़र की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। पैकिंग क्या करता है, सतह क्षेत्र बढ़ा देता है, जिससे दोनों तरल परतें अच्छे से संपर्क करती हैं। कौन सा इसमें वो होता है, फ्लो होता है, तो काउंटर करंट फ्लो होता है, विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, ठीक है। भारी तरल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, हल्का नीचे से ऊपर की तौर बहता है। विलय का स्थानांतरण इंटरफेस पर होता है। विलय मतलब सोल्यूट का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, इंटरफेस में होता है। जब दोनों तरल पैकिंग सतह पर मिलती हैं तो विलय एक परत से दूसरी परत में चला जाता है। निष्कर्षण के बाद मतलब एक्सट्रैक्शन के बाद हल्की परत विलय से समृद्ध होती है
भारित विलय से राहित होती है और दोनों परतें अलग अलग आउटलेट से बाहर निकलती हैं। ये आपको पूरा डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो डिफरेंस की बात करें तो डिज़ाइन में वर्टिकल होता है, वो भी वर्टिकल होता है। बस स्प्रे टावर में क्या होता है, नोज़ल से हम वो करते हैं, वहाँ पे सॉल्वेंट को डाला जाता है, और यहाँ पे भी नोज़ल से ही डाला जाता है। लेकिन क्या है कि इसमें हम पैकिंग करे रहते हैं। अब पैकिंग क्या होता है, जैसे रेस्टिंग रिंग होता है, सैडल रिंग होता है, ये सब पैकिंग मटेरियल है, ठीक है। एक पाल रिंग होता है, तो पाल रिंग भी क्या है, पैकिंग मटेरियल है। पैकिंग मटेरियल क्या करती है, किसी भी दो लिक्विड है अगर वो गुजर रहे हैं पैकिंग मटेरियल से, तो क्या होता है, उनका कांटेक्ट टाइम इंक्रीज कर देगी। कांटेक्ट टाइम इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि मास ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा। मास ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो भी डिज़ायर्ड सेपरेशन है वो भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म, इंट्रे कॉलम द लाइट लिक्विड फॉर्म ड्रॉपलेट, उसमें क्या होता है, लाइट लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म करता है। डेट राइजेस थ्रू द हैवी लिक्विड, जो कि क्या करता है, हैवी लिक्विड के ऊपर जाता है, ठीक है। अलाउइंग सोल्यूट ट्रांसफर, क्यों क्या करता है, वो सोल्यूट का ट्रांसफ़र करता है। लेकिन पैक्ड कॉलम में क्या होता है, बोथ लिक्विड फ्लो थ्रू द पैकिंग से जाता है, जिससे क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ता है और क्या होगा, मास ट्रांसफ़र बढ़ेगा। तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप सभी इसको पढ़ लेना। सुटेबिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये जैसे स्प्रे कॉलम हो गया, उसका यूज़ हम लोग वेट गैस स्क्रबिंग में यूज़ करते हैं, फ्रेगनेंस एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। पैक्ड कॉलम का यूज़ हम लोग फार्मास्यूटिकल में सॉल्वेंट रिकवरी के लिए करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, केमिकल सेपरेशन प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, एड्सॉर्प्शन चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एड्सॉर्प्शन चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं। एड्सॉर्प्शन से आते हैं अपने 13 मार्क्स के। तो डिस्टिलेशन से 36 मार्क्स के और 17% अपने इससे आते हैं, एक्सट्रैक्शन से। और जो एड्सॉर्प्शन है उसमें 13% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है। एड्सॉर्प्शन की बात करें, एड्सॉर्प्शन क्या है कि इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ एटम। एड्सॉर्प्शन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गैस और लिक्विड ऑन टू अ सॉलिड सरफेस। एड्सॉर्प्शन क्या कहता है कि एक्यूमुलेशन मतलब चिपक जाना, एक तरीके से किसका चिपकना, एटम, आयन और मॉलिक्यूल का, फ्रॉम अ गैस और लिक्विड ऑन इट सॉलिड सरफेस। लिक्विड और गैस के जो भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन्स होते हैं वो किसी सॉलिड सतहों पे जाकर जब चिपकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक एड्सॉर्प्शन प्रक्रिया है। इट ऑकर ओनली एट सरफेस अनलाइक एब्जॉर्प्शन विच इन्वॉल्व द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। मतलब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि खाली सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस पे ही जो भी एक्यूमुलेशन होगा, जो भी स्टिक होगी चीज़ें, वो क्या होंगी, सरफेस पे होंगी। लेकिन उसी जगह एब्जॉर्प्शन की बात करें, जैसे एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दूँ मैं, तो टॉवल है या फिर टिश्यू पेपर है, तो अगर उसको पानी में डालते हैं तो क्या करता है, वो पानी पूरा सोख लेता है, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो पूरा चिपका लिया। मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें सोख कर ली, सब कुछ सोख कर ली, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। अब सरफेस फिनोमिना जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, अब एक्टिवेटेड चारकोल में क्या हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स आके उसके सरफेस पे स्टिक हो रहे हैं, ना कि एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर स्टिक हो रहे हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे स्टिक हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे कि ये एक एड्सॉर्प्शन प्रक्रिया है। कॉमन एड्सॉर्बेंट कौन कौन से होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, जिसे कार्बन भी बोलते हैं, सिलिका जेल, जियोलाइट, एल्यूमिनिया, ये सब क्या है, हमारे एड्सॉर्बेंट हैं। तो एड्सॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी गैस या तरल के परमाणु, आयन या अणु किसी ठोस सतहों पर जमा हो जाते हैं या केवल सतह पर होते हैं, पूरे पदार्थ में नहीं फैलते हैं, ठीक है।
एड्जॉर्बेंट नेम की बात करें और उसके उपयोग की बात करें तो एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किसी गैस को प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सिलिका जेल नमी हटाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा लैब में क्या करते हैं, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को रिमूव करता है। तो वो कैसे रिमूव करता है, वो अपने सरफेस पे मॉइस्चर को स्टिक आउट कर लेता है। ठीक है। जियोलाइट गैस सेपरेशन और ड्राइंग में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम औद्योगिक शुद्धिकरण प्रक्रियाएं। ठीक है। अब बात करें तो एड्जॉर्प्शन में दो चीज़ और आती हैं, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन, और केमिकल एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। तो बॉन्डिंग की बात करें तो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, तो आसानी से इसे हटाया जा सकता है, किसे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि लो होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल में एड्जॉर्प्शन हो जाता है। टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करें तो जो भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस लाइक N2 और O2 ऑन चारकोल, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या करता है, चारकोल में एड्जॉर्प्शन होता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो होती हैं वो चारकोल में एड्जॉर्ब होती हैं, एड्जॉर्ब। ठीक है। यह एड्जॉर्प्शन आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि कमज़ोर बलों पर आधारित है, वही जैसा कि मैंने बताया वीक वंडरवाल फोर्सेस पे। लेकिन केमिजॉर्प्शन इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड होते हैं, ऑफन रिवर्सिबल, कभी कभी रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा लगती है, वहाँ पे 20 से 40 किलो जूल लग रही थी, यहाँ 80 से 400 किलो जूल पर मोल लगता है। टेम्परेचर का क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे केमिकल एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम, तो क्या बताएंगे कि एड्जॉर्प्शन ऑफ अ हाइड्रोजन ऑन निकल सरफेस। क्या है कि एड्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का कहाँ पे, निकल सरफेस पे। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट के बीच में रिएक्शन भी होता है। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के। इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस। तो मेम्ब्रेन सेपरेशन क्या है, इज अ प्रोसेस दैट यूजेस अ थिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टू सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन साइज, चार्ज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें क्या होता है, एक थिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, किसके लिए सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए, किसके आधार पे, उसके साइज़ के, उसके चार्ज के और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। इट्स रिक्वायर अ ड्राइविंग फोर्स। लाइक ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जैसे प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस, और इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको ज़रूरत मेम्ब्रेन सेपरेशन के लिए, देखो दो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे क्लियर हुई। ठीक है। मेम्ब्रेन सेपरेशन किस लिए करते हैं या फिर किसके थ्रू करते हैं या फिर क्या प्रोसेस होता है, तो इसमें एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या करता है, सेपरेट करता है। किस चीज़ को सेपरेट करता है, सब्सटेंस को सेपरेट करता है। किसके बेस पे करता है, उसके साइज के, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के और उसके अंदर प्रेजेंट चार्जेस के बेस पे सेपरेट आउट करता है। अब क्या है, इट रिक्वायर अ ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स क्या हो गए, ड्राइविंग फोर्स हो गए जैसे अपने प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बात करें टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में मैंने बता दिया, तो कितने प्रकार के सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पे पोस्ट साइज क्या होते हैं, 0.1 से 10 माइक्रोन तक के हमारे पोस्ट साइज को ये मतलब रिमूव कर देता है। तो क्या करेगा, बैक्टीरियाज रिमूव करेगा, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, 0.01 से 0.1 माइक्रोन तक के जो भी वायरसेस हैं उसको रिमूव कर देगा। नैनो फिल्ट्रेशन में क्या है कि 0.001 से भी स्मॉल जो भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, फिर डाइवेलेंट साल्ट्स होते हैं, उन सबको ये रिमूव करेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, यह प्रोसेस मैं आप सभी को बताऊंगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई प्रेशर फोर्सेस वाटर थ्रू अ डेंस मेम्ब्रेन। ठीक है। हाई प्रेशर फोर्सेस को वाटर
को हम क्या करते हैं, उसको मेम्ब्रेन से गुजारते हैं, लीविंग साल्ट एंड इम्प्योरिटीज़ बिहाइंड। वो क्या करेगा, साल्ट को और जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको वहीं छोड़ देगा। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, डीसैलिनाइजेशन में करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो भी पानी पीने वाला होता है उस जगह पे हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। इसलिए बोलते नहीं है घरों पे कि आरओ लगवा लेते हैं, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। वैसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो इसकी एक बड़ी डिफिनेशन भी है, जैसे कि उसको बोलते हैं व्हेन अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है पार्टिकल्स का। इसी रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पार्टिकल के मूवमेंट होने लगते हैं और पार्टिकल क्या होंगे, जब मूव आउट करेंगे तो मेम्ब्रेन में वो अपनी जो भी साल्ट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको वहीं पे छोड़ के आगे चले जाएंगे, तो वो पानी क्या होता है, पीने योग्य हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस वो भी बोली जाती है। माइक्रो फिल्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव साइज के मतलब लार्ज साइज के पार्टिकल को रिमूव करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, सस्पेंडेड सॉलिड हो गए। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, बेवरेज क्लैरिफिकेशन में या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो माइक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड वायरसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। यूजेस की बात करें तो डेयरी प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इट बिगन्स व्हेन अ सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल अरेंज इनटू अ रेगुलर लेटिस। क्या होता है, ये तभी होता है जब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड बन जाए। ठीक है, सैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड बन जाए हमारा सॉल्यूशन, और जो उसमें सॉल्यूट होते हैं वो क्या हो, अरेंज हो एक रेगुलर लेटिस में, तब हमारा क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होंगे। सुपर सैचुरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स एंड मियर्स थ्योरी एक्सप्लेन हाउ इट इनिशिएट क्रिस्टल फॉर्मेशन। सुपर सैचुरेशन क्या होता है, एक ड्राइविंग फोर्स है, और मियर्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन होता है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है वेयर सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म अ सॉलिड क्रिस्टल इन अ स्ट्रक्चर रिपीटिंग पैटर्न। जहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं एक स्ट्रक्चर में या फिर रिपीटेड पैटर्न में। अब सैचुरेशन या फिर सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन की बात कर लें। सैचुरेशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड व्हेन इट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डैट कैन डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। एक सॉल्यूशन तभी सैचुरेटेड बनता है जब वो क्या होता है, एक गिवन टेम्परेचर पे, दिए गए तापमान पर वो मैक्सिमम अमाउंट में अपने अंदर क्या होता है कि अपने अंदर विलय को घुला चुका हो, एक अधिकतम मात्रा में अपने अंदर विलय को घुला चुका हो। ठीक है, सुपर सैचुरेशन क्या होता है, व्हेन ऑकर अ सॉल्यूशन कंटेन मोर सोल्यूट देन इट कैन नॉर्मली होल्ड एट गिवन टेम्परेचर एंड अनस्टेबल स्टेट। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो एक अनस्टेबल स्टेट में जाके जितने उसके अंदर एक निश्चित टेम्परेचर पे मतलब आ सकते थे सॉल्यूट, उससे ज़्यादा सॉल्यूट जब वो अपने अंदर विलय कर लेता, मतलब सॉल्यूशन में वो क्या करता है कि ऑकर कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा सुपर सैचुरेशन फॉर्म होता है। ये सॉल्युबिलिटी कर्व है, सॉल्युबिलिटी कर्व, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है दोस्तों। सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन, अगर आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्विपमेंट चाहिए तो उसकी लेक्चर की वीडियो मैं आप सभी को इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। एजिटेटेड के टाइप के, वैक्यूम टाइप के, जितने भी टाइप के क्रिस्टलाइजर आपके इक्विपमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को नीचे प्रोवाइड कर दी है। तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से एक क्रिस्टलाइजर इक्विपमेंट 100% पूछता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया है, इन तक देख लिया है दोस्तों, तो आप
मैं बता रहा हूँ पेपर में आप फेल होंगे नहीं। सबसे पहले तो अगर आप पेपर के एक रात पहले भी देखे हैं, मेरी कही गई बातों को समझे हैं, अगर आप मेरे पेपर में यही सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप पेपर उठा के देख लीजिए, 10-15 साल के पेपर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मेरी कही गई बातों को आप समझ भी लिए, ना कि इसको याद किए हैं, अगर कही गई बातों को समझ भी लिए हैं, तो अगर आप लिख के आते हैं पेपर में, तो 100% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप सभी के 30 to 35 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। 30 to 35 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और इन सारी चीज़ों को एज़ वेल एज़ जैसे मैंने नोट डाउन किया है और आप वैसे ही लिख के आते हैं, तो अप्रॉक्स 40 to 45 आप आउट ऑफ 50 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। 100% मैं बता रहा हूँ, 40 से 45 मार्क्स आप सभी के आ जाएंगे पेपर में। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।